हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3.12 सेल्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। तो जिस तरह से हमने रजिस्टर्स में देखा था कि हमने सीरीज़ और पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया था, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल को भी सीरीज़ और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जब सेल को सीरीज़ में कंबाइन करेंगे या पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा सेल का, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। Like resistor cell can be combined together in an electric circuit, and like resistor one can for calculate currents and voltage in a circuit replace a combination of cell by equivalent cell। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे सेल का जब कंबाइन करेंगे सीरीज या पैरेलल। जैसे आप देख सकते हैं हमने सीरीज़ में कंबाइन किया। सीरीज़ में कैसे देखो, तो वन जो एंड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पहले सेल का, उसको हमने इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, उसे कनेक्ट नहीं किया, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगी। जब एक ही एंड को कनेक्ट करते हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, जब करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस कर दूंगा, और ये इक्विवेलेंट ईएमएफ के सेल कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो देखो, consider first two cells in series where one terminal of the two cell is joined together leaving the other terminal in either cell free। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो उसमें एक टर्मिनल ही कनेक्टेड है दोनों सेल का, दूसरा टर्मिनल फ्री है। ठीक है, और E1 एंड E2 या एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 आर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। ठीक है, तो E1 और एप्सिलॉन 2 क्या है, इनके ईएमएफ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना इनका R1 और R2 है। ठीक है, इन दोनों सेल का। ओके, इसके बाद लेट VA VB VC बी द पोटेंशियल्स एट पॉइंट A B एंड C शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट देखो आप दिख रहे हैं, इस A पॉइंट, ये B पॉइंट, C पॉइंट। तो इनका पोटेंशियल मैं बोलता हूँ यहाँ V है, इसका पोटेंशियल VB और इसका पोटेंशियल VC। ठीक है, अब इसके बाद देन VA माइनस VB इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कितना होगा पोटेंशियल, इनके बीच में A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो A का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल VB है। ठीक है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, इसके बाद वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट इन द इक्वेशन 3.57 एंड हैंस VAB इज इक्वल टू, तो हमने प्रीवियस वीडियो देखना आप, उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के ईएमएफ के जो रिलेशन देखा था ये। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ माइनस आई आर। ओके, तो यहाँ से सेम यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, वेयर एप्सिलॉन 1 इज द ईएमएफ, आई इज द करंट इन द सर्किट, और R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस पहले सेल का। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, बी और सी पॉइंट के बीच में, वो कितना आ जाएगा, VB माइनस VC कितना आ जाएगा, दैट विल बी E2 माइनस IR2। ठीक है, अब इसके बाद हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड C ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, और A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो सिंपली तो वो कितना आएगा, VA माइनस VC आएगा। ठीक है, VA माइनस VC आएगा, और देखो VA माइनस VC को मैं कैसे लिखता हूँ, देखो मैंने खुद से क्या किया, माइनस VB और माइनस VB प्लस BB ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, मतलब VB को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ V का। ठीक है, तो जो माइनस VB था उसको इसके साथ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको प्लस VB को इसके साथ, और VA माइनस VB क्या है, अभी हमने देखा था VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B था, और जिसकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, VA माइनस VB एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 आई थी। ठीक है, तो ये आई एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, और ये क्या आएगा यहाँ, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, E2 माइनस IR2। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, E1 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और ये आ जाएगा, इन दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, माइनस I कॉमन, और ये R1 प्लस R2 आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया A और C पॉइंट के बीच में, कितना ये आ गया हमारा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2। If we wish to replace the combination by a single cell between A and C of EMF epsilon equivalent and international R equivalent we would have। ओके, तो अगर हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों सेल की जगह हम क्या कर दें, एक सिंगल सेल रिप्लेस कर दें, तो मुझे कितना सिंगल सेल का कितना EMF लगाना पड़ेगा। तो सपोज़ मुझे जो सेल है, जो सिंगल सेल जब रिप्लेस करूँगा उसका EMF कितना, सपोज इक्विवेलेंट है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, और उसका इंटररेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में, A और C के पॉइंट के बीच में जो दोनों सेल थे उसी जगह मैंने ये सिंगल सेल लगा दिया। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करेंगे। ओके,
सो नाउ तो देखो VAC कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, जिसमें ये दोनों क्या है, सिंगल सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको 3.63 को 3.62 से, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि जो ई इक्विवेलेंट है वो कितना होगा, E1 प्लस E2। ठीक है, और R कितना होगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। यानी कि अगर मुझे क्या करना है, दो सेल को जो सीरीज़ में है उनको रिप्लेस करना है एक सिंगल सेल से, तो मुझे कितना EMF रखना पड़ेगा उसका, E1 उनका सम। ठीक है, उन दोनों EMF का सम होना चाहिए, उसका इक्विवेलेंट जो नए वाले सेल का, और जो R है इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो in figure 3.20 we had connected the negative electrode of the first to the positive electrode of the second. If instead we connect the two negatives, equation 3.61 would change to VB is equal to minus E2 epsilon 2 minus IR2। ओके, लेकिन अगर क्या करते हैं इसमें, देखो हमने पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया था ना, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप सपोज मैं इसके यहाँ इसके नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करता, उस केस में क्या आ जाता, इनके VBC कितना था उस केस में VBC आता मेरा, दिस विल बी VB माइनस VC। ठीक है, अब क्या जा रहे हैं हम, लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा था, इसलिए मैं क्या ले रहा था, E प्लस में ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब मैं लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या लूँगा मैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लूँगा। ठीक है, माइनस E2 लेना पड़ेगा जब इस तरह से हम ऑपोजिट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस IR2 ही रहेगा। ओके, तो दिया आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस B और C के बीच में अगर ये सेल ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, फिर EMF क्या आ जाएगा इस केस में, तो EMF इस केस में आ जाएगा, दूसरे वाले केस में E1 माइनस E2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट EMF क्या आ जाएगा, ε1 माइनस ε2, डिफरेंस आ जाएगा दोनों EMF का। ठीक है, पहले वाले में जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया था तो ऐड हो रहा था EMF, और टोटल EMF इस केस में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ना उसके बाद, और जिसमें क्या है, E1 ε1 ε2 से बड़ा है। ठीक है, अगर ε2 बड़ा होगा तो करंट फिर इसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो ε2 की डायरेक्शन में है ना। अगर ये बड़ा हो जाए पहला वाला दूसरा वाला सेल का EMF, तो फिर उस केस में क्या होगा, करंट फिर ऐसा नहीं फ्लो करेगा जैसा अभी फ्लो कर रहा है, फिर करंट ऑपोजिट फ्लो करेगा। ठीक है, ऑपोजिट फ्लो करेगा ये। अगर ये E2 बड़ा होता और मैं इसको ऐसे उल्टा कनेक्ट करता, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करता तो इस डायरेक्शन में फ्लो करता। ओके, नाउ इसके बाद द रूल्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियरली कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ सेल। और इसको हम ये दो के लिए देखा हमने, यानी कि जितने भी n नंबर ऑफ सेल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब EMF अगर n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटली इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, उन सब का सम हो जाएगा। ठीक है, ओके, द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल इज जस्ट द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल EMF। ठीक है, और द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल इज जस्ट द सम ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक है, सबका सम हो जाएगा n नंबर। और सपोज सारे EMF की वैल्यू, सारे सेल की EMF क्या बराबर है, ठीक है, सपोज n नंबर ऑफ सेल है, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, नेट EMF विल बी n टाइम्स द सिंगल सेल का EMF। ओके, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, अगर सब बराबर है इंटरनल रेजिस्टेंस सबका, तो n स्मॉल r। ठीक है, n टाइम्स हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज सो व्हेन द करंट लीव्स ईच सेल फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। If in the combination the current leaves any cell from the negative electrode, the cell of the EMF of the cell enter the expression for equivalent with the negative sign। ठीक है, तो ये जो हम बात करें ना, ऐड कर देंगे सबको, वो तब है जब सब के सब हमने कैसे लिए, जिसमें करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है ऐसे। ठीक है, ये जैसे हमने अभी कंबाइन देखा था। लेकिन कोई अगर सेल कैसा है जिसमें से करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, ऑपोजिटली कनेक्टेड है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब मैं इसका जैसे अभी हमने लिया था ऊपर, है ना, माइनस लूँगा उसका। तो बस ये ध्यान रखना है, जो भी जिसमें भी नेगेटिव टर्म में से निकलेगा करंट, ठीक है, उसमें माइनस ले लूँगा। ठीक है, उसका ही मैं किरचॉफ लूप रूल देखेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट कंसिडर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स I1 and I2 आर द करंट लिविंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एट द पॉइंट V1 I1 and I2 करंट फ्लोज वेयर द I फ्लोज आउट। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सेल के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देंगे। देखो सेल का एक एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो एंड है उसको मैंने दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
और इसके जो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और सपोज इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, ये आई करंट फ्लो कर रहा था, तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि चार तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए करंट I1 जा रहा है यहाँ, I2 जा रहा है, और ये I1 I2 और ये फिर ऐड होके I हो जाएगा। अभी ये किरचॉफ इसमें रूल में पढ़ेंगे, पेर जंक्शन रूल में भी इसको पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, सिंस एज मच करंट फ्लोज इन एज आउट वी हैव I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। ये हम जंक्शन रूल में भी देखेंगे। देखो कितना इस जंक्शन में, इस पॉइंट पे देखो I1 और I2 करंट आ रहा है, और ये कितना हो रहा है, कितना इसमें से टोटल आगे बढ़ रहा है I, तो I क्या होगा, सिंपली I1 प्लस I2 हो गया ना, तो ये आ गया। इसके बाद लेट VB1 एंड VB2 बी द पोटेंशियल एट B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो B1 और B2 पॉइंट ये है ना, इन दोनों का पोटेंशियल कितना मैं बोल रहा हूँ, VB1 है, ओके, और इसका कितना है, VB2 है, ठीक है। सपोज नंबर के लिए अगर समझो, यहाँ 20 है और यहाँ 10 है, क्योंकि करंट तो कहाँ फ्लो करता है, हायर से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, ठीक है, VB1 और VB2, ओके। देन कंसिडरिंग द फर्स्ट सेल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज VB1 माइनस VB2, ठीक है। तो पहले सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप सिंपली बोलोगे VB1 सॉरी हाँ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो दिस इज VB1 माइनस VB2, ओके। यही तो पोटेंशियल होगा, मतलब 10 माइनस 20 होगा, ठीक है, तो दिस इज -10, ओके। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके। तो ये आ गया, और ये हमें कितना होता है ये हमें पता है, हम देख चुके हैं इसे पहले भी, है ना, पिछले वीडियो से, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF ऑफ द सेल माइनस I1 R1। इसमें I1 लेना पड़ेगा क्योंकि करंट नीचे वाले अलग है, इसमें अलग है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली देखो दूसरे वाले में भी देख सकते हैं, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल के अक्रॉस, तो हमें पता है फिर से VB1 माइनस VB2 ही है, सेम, ओके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम ही है ना, दोनों के अक्रॉस, दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है क्योंकि, ओके। और फिर क्या आ जाएगा इसका रिलेशन EMF से, तो E2 माइनस I2R2, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ओके। तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए, और अब मुझे बताओ, फिर हम इसमें यूज़ कर लेंगे इसे I इक्वल टू I1 प्लस I2 में, ठीक है। अब देखो इसमें से I1 की वैल्यू निकालता हूँ, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालता हूँ तो ये आ जाएगी V माइनस E1, ठीक है, या फिर I1 क्या आ जाएगा यहाँ से, E1 माइनस V अपॉन R1, ओके। और I2 क्या आ जाएगा यहाँ से, E2 ना, अब थोड़ा इंटरचेंज करोगे, इसे ट्रांसपोर्ट करोगे तो आ जाएगा ये E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है, E2 माइनस V अपॉन R2, ओके। और इसकी वैल्यू हम दोनों I1 और I2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। I1 और I2 की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद देखो क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फ्रैक्शन में अपने पढ़ा है एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। सिमिलरली आगे वाले को भी प्लस आगे है इसके, ठीक है, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। और इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों को साथ में, तो वही तो होगा E1 R1 एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस द कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल बिटवीन B1 एंड B2 ऑफ EMF एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एंड इंटरनेशंस आर इक्विवेलेंट वी वुड हैव, ठीक है। तो अगर मैं क्या चाह रहा हूँ कि इन दोनों सेल की जगह एक सिंगल सेल रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, तो उस सेल, ये देखो सेल रिप्लेस कर दिया मैंने, और इसका इक्विवेलेंट EMF मैं मानता हूँ एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो देखो हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF माइनस IR, ओके, तो ये आ जाएगा। तो कंपेयर करो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ये, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसे देखते हैं, तो मेरा इक्विवेलेंट कितना आ गया, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली ये भी आ जाएगा R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 प्लस R2, वहीं से हमने कंपेयर किया, ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं। तो देखो कैसे, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 और R1 R2, ठीक है। अब इसको दोनों के नीचे रख लो, R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो R1 से R1 कैंसिल हुआ, R2 से R2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया, ठीक है। अब पहले वाला एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो E1 R2
अपॉन R1 प्लस R2 ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर E2 R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर R1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले वाले में R1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और दूसरे वाले में R2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अभी देखेंगे ऐसा क्यों किया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इस R1 को ना सबसे नीचे ले जाता हूँ अपॉन में। ठीक है, सॉरी इस R1 R2 को, तो क्या आ जाएगा देखो E1, यहाँ आ जाएगा R1 और नीचे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और R1 R2। ठीक है, अब नोटबुक में करोगे प्रॉपर आ जाएगा आपको। और ये क्या था, ये कुछ और नहीं है, ये मेरा R इक्विवेलेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, वो E2 हो जाएगा और नीचे एक R2 रहेगा। ओके, और ये क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 और R1 R2। ठीक है, और ये जो है ये दोनों R इक्विवेलेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट नहीं है, सॉरी ये 1/R इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो ये जब 1/R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, एक स्टेप और बताऊँ मैं, तो आ जाएगा E1 नीचे है R1, R इक्विवेलेंट ऊपर बना। ठीक है, फिर E2 R2 और R इक्विवेलेंट फिर से यहाँ ऊपर बना, और ये किसके इसके इक्वल है। ओके, इक्विवेलेंट के। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट दोनों से कॉमन निकाल के नीचे आ गया, तो क्या आ जाएगा फाइनली इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2। ओके, तो ये हमारा एक सिंप्लीफाई वे में लिख दिया हमने EMF के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ in figure 3.21 we had joined the positive terminal together and similarly the two negative ones, so that the current I1 I2 flows out of the positive terminal. If the negative terminal of the second is connected to the positive terminal of the first, then equation 3.7 would still be valid with E2 माइनस I2। ठीक है, जो जैसे हमने पहले सीरीज में मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया था इसका, ठीक है, जैसे कि इसमें तो पॉजिटिव कनेक्टेड है, करंट देखो यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसको रिवर्स कर दिया अगर सपोज मैंने, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा दोनों के लिए, तो मुझे जहाँ पर भी E2 है या जो भी EMF की वैल्यू है, जो भी सेल है, उसको माइनस लेना पड़ेगा अगर वो रिवर्स में कनेक्टेड। ठीक है, इसके बाद हाँ, तो इक्वेशन 3.75 इक्वेशन 3.76 कैन बी एक्सटेंड इजीली इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ सेल, और अगर n नंबर ऑफ सेल पैरेलल में कनेक्टेड, तो उनका इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn, और इक्विवेलेंट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा उन सेल का, E1 प्लस E1/R2 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन। हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं जिसमें जो EMF है सेल्स के वो इक्वल है, तो ये सब इक्वल है, सपोज एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस इन सबके सेल का वो भी इक्वल है, तो R1 R2 R3 सारे इक्वल है अप टू Rn R के इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले R इक्विवेलेंट की बात करूँ तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इनको ऐड करूँगा तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो ये n/R है, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी R/n, मतलब n टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, जो सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके n टाइम्स 1/n टाइम्स। ओके, R इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे याद रखना। अब देखो, और जो EMF होगा वो कितना होगा, देखो EMF को अगर फाइंड आउट करूँ मैं, तो ये सब तो इक्वल है, E/R प्लस E/R प्लस E/R। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n एप्सिलॉन अपॉन R। ठीक है, और ये R एप्सिलॉन कितना था यहाँ से, ठीक है, तो E एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना था, अभी हमने देखा ना R/n था, इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है n एप्सिलॉन अपॉन R आ रहा है, और ये R इक्विवेलेंट को ट्रांसपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आ जाएगा R/n। ठीक है, तो R से R कैंसिल, n से कैंसिल, तो आप देख रहे हो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब EMF जो है इक्विवेलेंट EMF वो सिंगल सेल के EMF के इक्वल है अगर सारे सेल का EMF सेम है और उन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हम एक पॉइंट और देखेंगे कि कब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज़ करना चाहिए, कब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है कैपिटल R। ठीक है, और सपोज ये EMF क्या है, स्पेशल केस ले रहे हैं जब EMF सेम है। ओके, तो ये R है, स्मॉल और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तब देखो करंट कितना होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है, अगर सीरीज में देखते हैं
ठीक है। सपोज n नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है, यहाँ तो 2 है ना, अगर n नंबर सेल होता है टोटल EMF n ही हो जाता। और टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाता, पहले टोटल इंटर रजिस्टेंस कितना होता, NR होता, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया NR, और ये सीरीज़ में इससे बाहर वाले रजिस्टेंस है तो NR प्लस R, ठीक है। और अगर क्या हो जाए, ये जो R है वेरी वेरी ग्रेटर देन NE, ठीक है, NR से, मतलब इंटरनल रजिस्टेंस के रजिस्टेंस से जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है काफ़ी बड़ा है, ओके, या फिर जो इंटरनल रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। उस केस में देखो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो आई क्या आ जाएगा n एप्सिलॉन टाइम्स कैपिटल R, ठीक है। और ये क्या होगा, देखो एप्सिलॉन अपॉन R, ये एक की वजह से, एक सेल की वजह से, अगर हम क्या करते हैं बस एक सेल को ही कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस से, तब आई करंट फ्लो करता ना, तब इतना करंट फ्लो करता। और अब कितना करंट फ्लो कर रहा है एन सेल कनेक्ट करने पे, तो n टाइम्स करंट फ्लो कर रहा है, ये एक की वजह से, ये एक की वजह से, ठीक है। तो अब इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने देखा कितना हैवी करंट फ्लो करेगा अगर, लेकिन कंडीशन क्या कब है, जब रजिस्टेंस क्या होना चाहिए वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, ठीक है। जो इंटरनल रजिस्टेंस काफ़ी छोटी वैल्यू होनी चाहिए इंटरनल रजिस्टेंस की, एक्सटर्नल रजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी, तब अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हैवी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। n टाइम्स हो रहा है, सिंगल सेल की वजह से जो करंट था उससे n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कब करना चाहिए, देखो पैरेलल में अब मैं यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ R, ठीक है। अब फिर से सपोज EMF E है, एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन है EMF, ठीक है। एप्सिलॉन दोनों में सेम है, ओके, EMF सेम है, n नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तब क्या होएगा I की वैल्यू, तब I की वैल्यू अगर मैं देखूँ क्या आएगी, तो I आ जाएगा, इसको यहाँ करता हूँ, देखो तब क्या I क्या आ जाएगा उस केस में, टोटल EMF कितना मैंने बताया था अभी स्पेशल केस वाला, n नंबर ऑफ सेल भी कनेक्ट करो, लेकिन अगर पैरेलल में तो एप्सिलॉन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, अगर n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में, तो R अपॉन n आया, और वो सीरीज़ में होगा किससे, एक्सटर्नल से, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसको थोड़ा और सा लिखूँ मॉडिफाई करूँ मैं, तो एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा n एप्सिलॉन अपॉन R प्लस NR, ठीक है। और अगर क्या हो जाए, ये जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन NR हो जाए, ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी काफ़ी बड़ा है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी, ठीक है। तो जो करंट हो जाएगा वो कितना होगा, n एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r, और ये देखो एप्सिलॉन अपॉन r, ये एक सेल की वजह से कितना करंट होगा, ओनली वन सेल की वजह से जो कितना करंट होगा वो है ना। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बहुत कम है इस इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो एक सेल की वजह से इतना करंट होगा। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन सेल्स को, तो करंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, काफ़ी बड़ी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा कि पहले से कब सीरीज में कब कनेक्ट करना चाहिए आपको, ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।